1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है 1937 के प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अनिवार्य रूप से आयोजित किए गए थे। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 1937 के प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अनिवार्य रूप से आयोजित किया गया था। भारत सरकार 1935 के तहत देखा जाए 1936-37 में चुनाव हुआ, जिसके कारण 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालय का यहाँ पे गठन हुआ था। कांग्रेस मंत्रालय का गठन हुआ था। 11 प्रांतों का नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि नंबर 1 हम लोग बात करें यहाँ पे मद्रास, उसके बाद यहाँ पे संयुक्त प्रांत, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रांत, चौथा हो जाएगा यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा इधर हो जाएगा असम, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे NWFP, उसके बाद हो जाएगा बंगाल, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे पंजाब, बॉम्बे और सिंध। पंजाब, बॉम्बे और इधर मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे सिंध। टोटल यहाँ पे हो जाएगा 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनी हुई थी। चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो चुनाव था आय और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार के तहत हुआ था, इसीलिए भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सी है कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की यहाँ पे पुष्टि की हुई थी। पूर्ण स्वीकृति देखिए यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण अस्वीकृति की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अस्वीकृति की पुष्टि की इसने वादा यहाँ पे किया हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन गलत है, सी। ध्यान रखेंगे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली आर्थिक जनगणना 1987 में आयोजित की गई थी। कैसी जनगणना है यहाँ पे? आर्थिक जनगणना। इसमें देखा जाए तो पहली आर्थिक जो जनगणना की गई थी 1977 में CSO द्वारा यहाँ पे आयोजित की गई थी, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ पे 829 है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा 17.5%। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा सी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एग्जाम में मैं बार बार आपको लोग बोलता हूँ, ठीक है, कि बिल्कुल आप लास्ट में देखने की कोशिश करें कथन सही है गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनर मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और इस बार 69th BPSC से 1/3 निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है, तो इसीलिए बी केयरफुल। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत की थी। यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया हुआ था। बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसे अब मुंबई में देखा जाए अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जो एक समाजवादी और व्यापार संघवादी भी थे। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखा जाए भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जो एक समाजवादी और व्यापारी संघवादी भी थे। उन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में कार्य किया था और साइमन
गो बैक का नारा भी दिया हुआ था। चौथा स्टेटमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण अगस्त प्रस्ताव का पतन था। ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही गलत कथन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण देखा जाए तो क्रिप्स मिशन चूंकि क्रिप्स मिशन की असफलता कह सकते हैं या फिर पतन कह सकते हैं, यही सबसे इसका इंपॉर्टेंट कारण था। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, यही कथन जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ और भी बातों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा द्वारा इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ लोकप्रिय नेताओं के नाम बार बार देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, जैसे कि नंबर 1 देखा जाए अरोड़ा आसफ अली, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, इसके अलावा उषा मेहता, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी और यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटी है, स्वतंत्रता सेनानी है, जिसका बार बार बीपीएससी के द्वारा नाम पूछा ही जाता है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में भूला भाई देसाई, के.एन. काटजू और तेज बहादुर सप्रू की तिकड़ी अपनी योगदान के लिए जानी जाती है। अपने किस योगदान के लिए जानी जाती है? मुस्लिम लीग की स्थापना में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में, लाल किला मुकदमा के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में। इसमें देखा जाए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाल किला मुकदमा में बचाव पक्ष के वकील के रूप में। इसमें आपको ध्यान रखना होगा आईएनए को लेके। आईएनए भारतीय राष्ट्रीय सेना मुकदमा युद्ध के आईएनए कैदियों के सार्वजनिक मुकदमों से संबंधित थे, जिन्हें पूर्वी युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों ने यहाँ पे पकड़ लिया था। कांग्रेस नेताओं द्वारा जल्द ही इस मुद्दे को उठाया गया और भारतीय राष्ट्रीय सेना कैदियों के समर्थन में एक प्रबल प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया। इसमें देखा जाए ऐतिहासिक लाल किले मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए कैदियों की बचाव पक्ष देखा जाए तो नेहरू, ये नाम याद रखिएगा, नेहरू और भूला भाई देसाई, इसके अलावा के.एन. काटजू और तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू जैसे कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पे अदालत में की हुई थी। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय सेना राहत और जांच समिति का गठन किया, जिसने पुरुषों को उनकी रिहाई पर छोटी रकम और यहाँ पे भोजन का भी यहाँ पे प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजगोपालाचारी फॉर्मूला के संदर्भ में सही नहीं है? इसने मुस्लिम लीग के कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पे पूछ रहा है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि 1944 में कांग्रेस लीग के सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कांग्रेस जो नेता थे सी राजगोपालाचारी द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया यह एक प्रस्ताव था। अब इस यही प्रस्ताव में वो पहला स्टेटमेंट है कि इसने मुस्लिम लीग के कांग्रेस की स्वतंत्रता का मांग का समर्थन करने का यहाँ प्रस्ताव रखा था, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। यह तभी लागू होना था जब इंग्लैंड भारत को पूर्ण शक्तियां हस्तांतरित कर दे। अब आपको ध्यान होगा कि उपरोक्त जो भी यहाँ पे शर्तें जैसे कि यहाँ पे डाला गया था, ये तभी लागू हो सकता था जब इंग्लैंड में या फिर जब इंग्लैंड ने भारत को पूर्ण आधिकारिक हस्तांतरित, ठीक है, यहाँ पे शक्तियां दे दी। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए लीग की मांग की मौन स्वीकृति के लिए फॉर्मूला प्रदान किया गया। ये भी देखा जाए तो करेक्ट स्टेटमेंट है, चूंकि युद्ध की समाप्ति के बाद देखा जाए उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल संख्यक क्षेत्रों की पूरी आबादी को एक जनमत संग्रह द्वारा तय करना है कि एक अलग संप्रभु राज्य यहाँ पे बनाना है या नहीं बनाना है, तो इसीलिए भी सही होगा। गांधी जी ने इस फॉर्मूले को यहाँ पे खारिज कर दिया। अब यही है सी राजगोपालाचारी, जो कि बिल्कुल ही एक गांधीवादी कह सकते हैं कि
नेता के रूप में उभरे हुए थे। तो गांधी जी ने इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। अपने आप में बिल्कुल ही ऑड स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि यह कथन सही नहीं है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही नहीं है, इसका मतलब डी हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने इस सूत्र का समर्थन किया हुआ था। प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवाद की स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की हुई थी? अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवाद की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। हितवाद, ध्यान रखिएगा, एक अंग्रेजी समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। वर्ष 2011 में देखा जाए तो महज आज से लिखे लगभग 11-12 साल पहले बनवारी लाल पुरोहित, ये नाम आपको ध्यान रखना है, बनवारी लाल पुरोहित के स्वामित्व में समाचार पत्र पुरोहित एंड कंपनी द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा यहाँ पे गढ़ा गया था? इकबाल, एम.के. गांधी, भगत सिंह, हसरत मोहानी। अगर इस प्रश्न का आपको आइडिया नहीं है तो जनरली स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आएंगे भगत सिंह। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके द्वारा गढ़ा गया था। भगत सिंह ने इसको चर्चा में जरूर लाया, लेकिन इस स्टेटमेंट को यहाँ पे गढ़ा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद कर था, क्रांति अमर है, यह नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने दिया हुआ था, लेकिन बाद में भगत सिंह द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया जब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका हुआ था। भगत सिंह ने 1930 में लाहौर केंद्रीय जेल में मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की भी काफ़ी फेमस बुक है, पूछा जा सकता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ पर एक पूरा निबंध लिखा हुआ था। भगत सिंह की मृत्यु के बाद निबंध 27 सितंबर 1931 को लाला लाजपत राय के अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द पीपल, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द पीपल में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। पहला है यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है। उपयुक्त मंदिरों में से कितने मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के हैं? ध्यान रखिएगा, नागर शैली की है। तो आसानी से आप यहाँ पे को रिलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और बीच का जो भाग बच जा रहा है यहाँ पे आपको बेसर शैली देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप होता है। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 है यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर। इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग इसकी जो निर्माण जो कराया गया था 1011 ईस्वी में राज फर्स्ट द्वारा निर्मित इसको यहाँ पे कराया गया था। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली पर पूरी तरीके से यह आधारित है। इसका गोपुरम वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो गोपुरम जो होता है, ठीक है, प्रवेश द्वार काफी आपको भव्य आकर्षक दिखाई देंगे। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये भी बिल्कुल सही है। इसका भी निर्माण देखा जाए यहाँ पे 11वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित कराया गया था। यह नागर स्थापत्य शैली के विकसित रूप पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, नागर स्थापत्य शैली के विकसित रूप पर आधारित है। मीनाक्षी मंदिर यहाँ पे मदुरई, चूंकि ये भी देख रहे हैं आप लोग मदुरई में, इसे द्रविड़ स्थापत्य शैली के अनुसार यहाँ पे बनाया गया था। अब यही पूछ रहा है कि कितने मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है, बीपीएससी पूछ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम के या फिर अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया था, जो कि देखा जाए बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको ध्यान होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मार्ले, ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य सचिव,
भारत के राज्य सचिव, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मिंटो। मिंटो ए हो जाएगा यहाँ पे भारत का उस समय का तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन वायसराय। अब सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखा जाए इसी अधिनियम में, मार्ले मिंटो अधिनियम में यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका भी नाम आपको ध्यान में रख के चलना होगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और वह कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय, जिसका नाम सत्येंद्र सिन्हा, इनको कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को यहाँ पे वैध बना दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध बनाया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी इसीलिए जाना गया। मुसलमानों के लिए देखा जाए इसमें तो अलग निर्वाचन मंडल के अलावा मुसलमानों को उनकी आबादी की संख्या में अधिक प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया गया था, जो कि हिंदुओं को उस अनुपात पे नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों का दोनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय में सामाजिक दुर्व्यवहारों को सुधारने का प्रयास किया और मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा की वकालत किया हुआ था। अब आपको ध्यान होगा कि 1857 की क्रांति के बाद से जिस प्रकार से मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से अंग्रेजों के द्वारा देखा जा रहा था, आगे चल के सर सैयद अहमद के द्वारा इसको बहुत अधिक यहाँ पे इस दूरी को यहाँ पे पाटने का प्रयास किया गया। मुसलमानों के एक वफादार के रूप में, अंग्रेजों के वफादार के रूप में स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया। अब इसी दरमियान यहाँ पे देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच, मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके बीच एक उदार आधुनिक प्रवृत्ति के रूप में उभरा। इसका उद्देश्य था इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा को कमजोर किए बिना भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का यहाँ पे प्रचार करना था। अब इसमें जो भी मुस्लिम में यहाँ पे देखा जाए तमाम जो बुराइयाँ थी, जैसे कि पर्दा प्रथा, बहुविवाह, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, इसके अलावा दास्ता, तलाक आदि से संबंधित सामाजिक सुधारों को भी इसमें पूरी तरीके से वकालत की गई। उन्होंने मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा की भी वकालत की। इसलिए देखेंगे कि देवबंद मदरसा एक रूढ़िवादी आंदोलन है जो पारंपरिक इस्लामी प्रथाओं पर आधारित था। ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा, देखिए बी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हालांकि देखा जाए इसकी स्थापना अलीगढ़ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो इसमें देखेंगे दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ पे सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 है, कथन 2 है यहाँ पे, ठीक है, कथन प्रथम, कथन यहाँ पे 2 हो जाएगा। हड़प्पावासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। अब ऐसा कोई आपको बुक देखने के लिए डायरेक्ट नहीं मिलेगा जो कि ये स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा। आपको ठीक है, एनालाइजिंग पावर डेवलप करते हुए हड़प्पा काल को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से सोचना होगा, तभी जाके आंसर यहाँ पे करेक्ट हो पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग हड़प्पा काल की बात करें एज एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखिए हड़प्पा से प्राप्त मुहर पर मानव बलि का चित्र आपको दिखाई देगा। दूसरी मुहर पर एक व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बलि के लिए यहाँ पे बकरा लिए खड़ा है। इसके अलावा देखा जाए तो सिंधु माता देवी और शिव पूजा के अतिरिक्त बहुत सारे पशु हैं, जैसे कि गैंडा हो जाएगा, बैल, भैंस, पक्षियों, वृक्षों, सबकी यहाँ पे पूजा की जाती थी। इसीलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा वासियों के जीववाद में यही विश्वास था। बाद में विभिन्न जानवरों और पक्षियों को हिंदू देवी देवताओं के वाहन के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया गया था। तो हड़प्पावासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे, अपने आप में स्टेटमेंट सही प्रतीत नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रथम जो स्टेटमेंट है कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। किसी भी हड़प्पा स्थल से किसी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देखा जाए तो मुहरों, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों जैसे
पुरावेशों से जो भी पूरा अवशेष जो होता है उससे प्राप्त होती है। सिंधी नगरों की खुदाई से किसी भी प्रकार के मंदिर या मकबरे के कोई साक्ष्य यहाँ पे आज तक नहीं मिला हुआ है। इसीलिए फिलहाल देखा जाए तो कथन यहाँ पे सेकेंड ध्यान रखिएगा सही होगा। आगे क्या पता यहाँ पे कोई मंदिर भी मिल जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो साइट से उसकी खुदाई होना, डिटेलिंग होना यहाँ पे बाकी है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे कथन सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, लेकिन कथन यहाँ पे प्रथम यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने ज्यादातर शीशे के सिक्के जारी किए गए, बिल्कुल सही है। उन्होंने ज्यादातर शीशे के सिक्के जारी किए गए जो दक्कन में, क्योंकि सातवाहनों का इधर काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल हुआ करता था, तो दक्कन में यहाँ पे प्रचलित हुई थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले पहले शासक माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सातवाहन राजाओं ने धार्मिक योग्यताओं हासिल करने के लिए बौद्ध और ब्राह्मणों को, बौद्ध हो गया, इसके अलावा यहाँ पे ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की परंपरा शुरू की। बाद की अवधियों में यह प्रथा और अधिक प्रमुखता से यहाँ पे देखेंगे तो स्टेबलाइज हो गई। सातवाहन देखा जाए तो उत्तर पश्चिम, दक्कन या फिर महाराष्ट्र के कई मंदिर और मठों को बड़ी कुशलता और धैर्य के साथ ठोस चट्टानों से यहाँ पे काटा भी गया था। तो यही सारी बातें हैं, इसमें देखा जाए दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में गवाच, याली और कल्पलता किससे संबंधित है? भूमि, राजस्व, मंदिर। प्राचीन भारत के दौरान महत्वपूर्ण पद, प्राचीन भारत के दौरान महत्वपूर्ण पद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, मंदिर। देखा जाए तो मंदिर में प्रतिमा का जो यहाँ पे जो मूर्ति होता है, प्रतिमा की स्थापना देखिए बड़ी ही सावधानी से की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे कि यहाँ पे नदी देवी खासकर उत्तर भारत के मंदिर में देखा जाए तो गंगा और यमुना, एक कह सकते हैं कि नागर मंदिर के प्रवेश द्वार पर पूरा ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें, जहाँ पे द्रविड़ शैली से यहाँ पे बनी हुई, वहाँ पे आपको एंट्री द्वार पे गोपुरम मैंने बताया हुआ था, तो गोपुरम पर वहाँ पे द्वारपाल पाए जाते हैं। इसी तरह देखा जाए यहाँ पे मिथुन, नवग्रह और यक्ष भी उनकी रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है गवाच, याली और कल्पलता, ये अलंकरण के विभिन्न तत्व हैं। गवाच, इसके अलावा यहाँ पे व्याल है, इसके अलावा याली, कल्पलता, आमलक, कलश सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका उपयोग मंदिर में विभिन्न तरीकों और स्थानों में किया जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्नाटक संगीत से सही ढंग से संबंधित है? यह फारसी, अरब और अफगान प्रभाव के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार किया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार किया गया है। किसके बारे में पूछ रहा है? कर्नाटक संगीत के बारे में पूछ रहा है। तो ये कथन देखिए बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत में हुई है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही यहाँ पे देखा जाए अछूता रहा है, डेवलप नहीं किया गया है और सुधार करने के लिए इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में वाद्य यंत्रों पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे कर्नाटक संगीत पे वाद्य यंत्रों पर नहीं बल्कि स्वर संगीत पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। बी भी गलत हो जाएगा। कर्नाटक संगीत विभिन्न घरानों से जुड़ा हुआ है। देखिए कर्नाटक जो संगीत है इसमें घराना प्रणाली की कोई उपस्थिति नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में स्वर संगीत पर सबसे अधिक बल दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। देखा जाए इसमें 72 राग होता है और उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे कि यहाँ पे वीणा का प्रयोग, मृदंगम, ढोलक के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मंडोलिन है। इसमें देखा जाए अलापना, निरावल, कल्पना स्वरम आदि भी शामिल है। तो आपको ध्यान रख के चलना है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। कर्नाटक संगीत में स्वर संगीत पर सबसे अधिक बल दिया जाता है।
प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामंत राजाओं के अधीनस्थ थे, बिल्कुल ही यहाँ पे देखा जाए करेक्ट है, क्योंकि 7वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार या योद्धा प्रमुख हो चुके थे। मौजूदा राजा अक्सर उन्हें अपने अधीनस्थ या सामंत के रूप में स्वीकार करते थे। महामंडलेश्वर वे सामंत थे जिन्होंने अधिक शक्ति और धन प्राप्त किया। मैं बार बार सामंत टॉपिक को जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो आपको मैं यही बताते हुए चलता हूँ। देखिए, सामंत का मतलब यहाँ पे छोटा राजा, सामंत का मतलब हो जाएगा यहाँ पे छोटा राजा। जैसे एक बड़े राजा जिसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे एरिया हुआ करता है, पूरा पूरा लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन करता है, वैसे ही जो सामंत एक छोटे एरिया पे देखा जाए तो पूरा पूरा जो कंट्रोल है ये सामंत ही करता है। अब यही आपको बताया जा रहा है कि महामंडलेश्वर वे सामंत थे जिन्होंने अधिक शक्ति और धन प्राप्त किया। बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि जैसे ही सामंतों ने शक्ति और धन प्राप्त किया उन्होंने खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर इसी तरीके से कह सकते हैं कि घोषित करना शुरू कर दिया। कभी कभी उन्होंने अपने अधिपति से अपनी स्वतंत्रता का भी दावा किया कि हम शासक से बिल्कुल हम स्वतंत्र हैं, वे भी शासक की तरफ बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कदम्ब मयूर शर्मन, इसके अलावा यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण का नाम मिलेगा, जिन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया और हथियार के लिए क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में, कदम वंश आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया हुआ था। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिला हुआ है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिला है, बिल्कुल गलत है। लुइगी पियो टेसिटोरी, एक इतावली इंडोलॉजिस्ट ने कालीबंगन स्थल की खोज की हुई है। अब देखा जाए बिल्कुल जो बी है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। हालांकि देखा जाए कालीबंगन वास्तव में 1921 में एक भारतीय पुरातत्वविद, इनका नाम याद रखिएगा, ए घोष के द्वारा की गई थी। आगे चल के 1935 में लुइगी पियो टेसिटोरी ने इस स्थल का दौरा किया और कुछ खुदाई की, लेकिन इस खुदाई में देखा जाए तो कुछ उनको महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त नहीं हुआ। कालीबंगा में पहली बड़ी खुदाई देखा जाए बी लाल के द्वारा, कई सारे नाम हैं, बी लाल के द्वारा 1950 और 1960 के दशक में भी की गई। इन खुदाइयों से देखा जाए एक बड़ी और जटिल बस्ती का पता चलता है जो हड़प्पा काल से देखा जाए उत्तर हड़प्पा काल तक फली फूली थी। अब यहाँ पे जो बाकी का स्टेटमेंट है, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। तो देखिए ये भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके विषय में सही नहीं है, तो लुई टियो टेसेटरी, एक इतावली इंडोलॉजिस्ट ने कालीबंगा स्थल की खोज की थी। तो खोज किया गया यहाँ पे एक घोष के द्वारा और 1935 में इसकी खुदाई करवाई गई थी लियो पियो टेसेटरी के द्वारा। ठीक है, तो शुरुआती मैंने थोड़ा सा पढ़ने में गलत कर दिया था, बाकी ये सारा स्टेटमेंट सही है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें जो सही नहीं है करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन प्रशासन की मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता नहीं है? मौर्य प्रशासन अत्यधिक यहाँ पे बी केंद्रीकृत था। देखा जाए तो अभी तक के इतिहासकारों के द्वारा अधिकतर मामलों में माना जाता है कि मौर्य प्रशासन यहाँ पे केंद्रीकृत था। इसको लेके देखिए विवाद की स्थिति बनी रहती है। आप लोगों ने रोमनाथ थापर वगैरह का नाम जरूर सुना होगा, उनका भी पहले मानना था कि मौर्य प्रशासन सबसे अधिक केंद्रीकृत था, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें देखा जाए
तो इसमें मौर्य प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रीकृत था, ये जो कहना यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। देखा जाए मुख्य विशेषता नहीं है तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चूंकि गलत पूछ रहा है। सम्राट सर्वोच्च शक्ति और सभी अधिकार का स्रोत था, बिल्कुल ये सही होगा। सेना न केवल साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए बल्कि उनके प्रशासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण थी, बिल्कुल सही है। उन्हें मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, इसे मंत्री परिषद कहा जाता था और मंत्रियों को मंत्री कहा जाता था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे राजा को मंत्रियों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, इसे मंत्री परिषद कहा जाता था, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। परिषद का नेतृत्व देखा जाए तो बिल्कुल ही आज के प्रधानमंत्री के समान मंत्री परिषद या फिर कह सकते हैं कि अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पद है, जैसे कि नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे तीर्थ में क्या होता था, तो प्रशासन में अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी होती थी जिसमें 18 तीर्थ होते थे। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे अध्यक्ष, तीर्थों के बाद जो नंबर आ रहा है अध्यक्ष, तीर्थों के बाद दूसरे स्थान पर है, जहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा 20 अध्यक्ष थे, उनके पास आर्थिक और सैन्य कार्य थे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे महामता उच्च पदस्थ अधिकारी, और नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे अमात्य, उच्च पद के अधिकारी वर्तमान के सचिवों को लगभग पसंद करते हैं और उनकी प्रशासनिक और न्यायिक भूमिकाएं होती थी। इजराह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? यह ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित थी। अब आपको इसके बारे में समझना होगा। देखिए, इसमें उच्चतम बोली लगाने वालों को एक मुश्त राशि के बदले में एक गठित कार्यभार देना शामिल था और मुगल शासन के दौरान इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। गलत मतलब यहाँ पे कह रहा है कौन सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य नहीं है। राजस्व निर्धारण और संग्रह की इजराह पद्धति 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय हो गई थी, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इजराह प्रणाली देखा जाए जहादार शाह के समय इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1712 से लेकर 1713 ईस्वी के बीच, छोटा सा टाइम पीरियड है। एक राजस्व कृषि प्रणाली थी। राजस्व निर्धारण और संग्रह की इजराह पद्धति, ठीक है, इसी समय काफ़ी देखेंगे तो बड़े रूप में लोकप्रिय हो चुकी थी। जब किसानों के पास, इसमें होता यही था, जब किसानों के पास अपनी भूमि पर खेती करने के लिए साधनों की कमी होती थी या किसी आपदा के कारण खेती असंभव थी, तो भूमि को इजराह पर एक तीसरे पक्ष के लिए खेती की जाती थी, जिसे राजस्व किसानों के रूप में यहाँ पे जाना जाता था। इस प्रकार देखा जाए कौन सत्य नहीं है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक, सत्य नहीं, यही है, गलत है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य का चयन कीजिए। श्वेतांबर परंपरा यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब यही देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। जैसे कि दिगंबर जैन संप्रदाय का मानना है कि महिलाएं पहले पुरुषों के रूप में पुनर्जन्म लिए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं, लेकिन वहीं श्वेतांबर संप्रदाय इससे पूरी तरीके से असहमत है और उनका मानना है कि महिलाएं भी अपने जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। कोई भी जैन साधु चाहे कितना ही कनिष्ठ क्यों न हो, उसकी उपस्थिति होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना यहाँ पे बाध्यता थी। औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। जब भी देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ते हैं तो इसमें देखिए समानता का सबसे प्रबल भाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी आपको देखने के लिए बिल्कुल, ठीक है, सही देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में महिलाओं के साथ उसी नियम संहिता के तहत व्यवहार किया जाता है जैसे पुरुषों के लिए निर्धारित है। 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री, ये विवाद है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 19वें तीर्थंकर देखा जाए मल्लीनाथ को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर के बीच पूरी तरीके से विवाद है, अभी भी ये चलता है। कल्प सूत्र के अनुसार जिस समय महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी।
अब ये कथन है पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि कल्प सूत्र के अनुसार यह बताया गया है कि महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया उस समय जैन साधुओं की तुलना में जैन साधुओं की संख्या यहाँ पे क्या थी, अधिक थी। देख पा रहे हैं उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी। तो साध्वी मतलब यहाँ पे फीमेल को इंडिकेट कर रहा है और जैन साधु मतलब यहाँ पे मेल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कथन पूरी तरीके से क्या है, असत्य है। और यही पूछ रहा है असत्य का चयन कीजिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी साहित्य भारत और इटली के बीच व्यापार के बारे में जानकारी देता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इंडिका है, नेचुरल हिस्टोरिका है, इसके अलावा हस्ती मल्ला है। इसमें देखा जाए तो भारत और इटली के बीच व्यापार के बारे में जो जानकारी देता है ये प्लिनी के द्वारा जो लिखा गया है नेचुरल हिस्टोरिया। नेचुरल हिस्टोरिया पहली शताब्दी ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखी गई थी। आपको कन्फ्यूजन होगा, देखिए ग्रीक भाषा यहाँ पे हो जाएगा पूरी तरीके से यूनान, और जब लैटिन भाषा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो दोनों में आपको थोड़ा बहुत अंतर लेके चलना होगा। यहाँ पे देखेंगे आप ग्रीक में तो बहुदेववाद की प्रथा थी, और रोमन साम्राज्य में देखेंगे यहाँ पे तो शुरुआत में बहुदेव यहाँ भी था, लेकिन बाद में चल के यहाँ पे एकेश्वरवाद पे यहाँ पे बल दिया गया, एकेश्वरवाद पर बल दिया जाने लगा। तो नेचुरल हिस्टोरिका। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे एरिथियन सागर के पेरिप्लस और टॉलमी के भूगोल दोनों यूनानी भाषा में लिखे गए थे। उसमें देखेंगे तो प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी। राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया हुआ था? कोटा है, उदयपुर है, सिरोही है, जोधपुर है। इसमें देखेंगे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, सिरोही राज्य अंतिम रियासत थी जिसने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का आधिपत्य को स्वीकार किया हुआ था। सिरोही ने 1823 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। उस समय के शासक या फिर कह सकते हैं कि महाराजा थे यहाँ पे शिव सिंह, इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है मनसबदारी प्रणाली औरंगजेब द्वारा शुरू की गई थी। देखिए कितना गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा यहाँ पे की गई थी। मनसबदारी प्रणाली तुर्की में अपनाई जाने वाली प्रणाली से ली गई थी। ये बिल्कुल गलत है। देखा जाए मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली से ली गई थी। चूंकि आप लोग मुगल को पढ़े होंगे तो आपको जरूर ध्यान होगा, मुगल जो थे यहाँ पे इनका दोनों यहाँ पे संबंध था। देखा जाए मंगोलों से या फिर दूसरे तरफ यहाँ पे हो जाएगा तैमूर लंग से, और दूसरी उनकी जो माँ थी माना जाता है, ठीक है, मंगोल वंश से बिलोंग करती थी। तो मुगल लोग अपने आप को तैमूर लंग के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। पितृसत्तात्मक समाज का आपको यहाँ पे भी भाव देखने के लिए मिल जाएगी। तो मनसबदारी प्रणाली तुर्की में अपनाई जाने वाली प्रणाली से ली गई थी। ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। मान सिंह 7000 जात के इकलौते मनसबदार थे। बहुत ही अकबर के खास व्यक्ति के रूप में आप समझ सकते हैं मान सिंह यहाँ पे, लेकिन एक गलत होगा, क्योंकि मान सिंह और इसके साथ साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिर्जा अजीज कोका 7000 जातों के साथ एकमात्र मनसबदार थे, और 5000 जातों के साथ देखा जाए भगवान दास ने अकबर की मनसबदारी प्रणाली में विशेष अधिकार प्राप्त स्थान किया हुआ था। तो सी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी गलत है। सभी नियुक्तियां और पदोन्नति के साथ साथ बर्खास्तगी सीधे सम्राट के द्वारा की जाती थी। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अकबर के समय देखेंगे तो काफ़ी केंद्रीकृत व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल ही अशोक टाइप का। तो जो भी नियुक्तियां और पदोन्नति के साथ साथ बर्खास्तगी सीधे सम्राट के द्वारा की जाती थी, यही कथन सही है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। 18वीं 19वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा राज्यों साम्राज्यों की विजय की कालक्रम व्यवस्था है। बंगाल,
मराठा, मैसूर, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा पंजाब। चलिए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बंगाल की हम लोग बात करते हैं तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल पर विजय प्राप्त की गई थी। प्लासी के बाद से ध्यान रखिएगा नहीं की गई थी। प्लासी और बक्सर के बीच आपको खासकर, ठीक है, इलाहाबाद की संधि तक आपको, ठीक है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कठपुतली नवाब की अवधारणा पूरी तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। मराठा देखा जाए यहाँ पे 1818 में समाप्त हुए। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा प्रदेशों पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद मैसूर है यहाँ पे 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, जहाँ पे टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। पंजाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में इसको सम्मिलित कर लिया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे देखने का प्रयास करें। ए के बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 2 4, A3 2 4, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C। 1162 ईस्वी का अनुमकोंडा शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शासक के सैन्य कारनामों का एक ग्राफिक विवरण प्रस्तुत करता है? कैसा ग्राफिक विवरण प्रस्तुत करता है? गणपति देव, रुद्रदेव, रामचंद्र देव, शंकर देव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, रुद्रदेव। टाइम पीरियड है यहाँ पे 1158 से लेके 1195 ईस्वी के बीच। वह कल्याणी के चालुक्यों के संबंध के रूप में काकतियों की अधीनस्थ स्थिति को उखाड़ फेंकने और स्वतंत्रता का दावा करने वाले राजवंश के पहले राजा थे। 1162 ईस्वी में अनुमकोंडा शिलालेख ऐतिहासिक मूल्य का एक लंबा दस्तावेज अपने सैन्य कारनामों का एक ग्राफिक विवरण यहाँ पे देता है। उन्होंने चालुक्यों हो गया, चोल और अधीनस्थ वेल्लडू चोलों को हराकर तटीय आंध्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। रुद्रदेव ने स्वतंत्र राज्य के प्रशासन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वारंगल में एक नए किले की यहाँ पे नींव भी रखी हुई थी। यही बाद में काकतीय साम्राज्य की यहाँ पे राजधानी बना। मूवी वगैरह आप लोगों ने जरूर देखा होगा काकतीय साम्राज्य से संबंधित। भक्ति संतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1 है यहाँ पे कबीर और नानक गैर सांप्रदायिक भक्ति आंदोलनों के उदाहरण थे। गैर सांप्रदायिक कह रहा है कि भक्ति आंदोलनों के उदाहरण थे। पूछ रहा है कौन कथन सत्य नहीं है? तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखा जाए वे एक धर्म के पसदर नहीं थे, वे गैर सांप्रदायिक थे पूरी तरीके से। चाहे कबीर की बात कर ले, नानक की बात कर ले, लेकिन उनके अनुयायियों के द्वारा उनको पूरी तरीके से एक धार्मिक रूप दे दिया गया, माना जाने लगा। गुरु नानक का धर्म की स्थापना करने का दृढ़ इरादा था। देखिए नानक का किसी धर्म की स्थापना करने का कोई उद्देश्य नहीं था, सीधी सी बात है। तो बी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। रामानंद ने विभिन्न जातियों के बीच सामान्य भोजन बंटवारे पर लगाए गए प्रतिबंध की यहाँ पे अवहेलना की। ए सी जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करें। कबीर और नानक गैर सांप्रदायिक भक्ति आंदोलन के उदाहरण थे, बिल्कुल सही है। गुरु नानक का धर्म की स्थापना करने का दृढ़ इरादा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यह कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी ही यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। बाकी देख लेते हैं। रामानंद ने विभिन्न जातियों के बीच सामान्य भोजन बंटवारे पर लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना की। उन्होंने चारों वर्णों को भक्ति के अपने सिद्धांत की शिक्षा दी और विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ खाना पकाने और उनके भोजन साझा करने पर प्रतिबंध की अवहेलना की, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। रामानंद ने निम्न जातियों सहित सभी जाति के शिष्यों को यहाँ पे नामांकित किया हुआ था। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और जाति की अवहेलना करते हुए समाज के सभी वर्गों से अपने शिष्यों को यहाँ पे चुना हुआ था। तो सी, डी और ए सबका सब करेक्ट स्टेटमेंट है। बी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1784 ईस्वी में हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की हुई थी। अब यहाँ पे नाम ही दिया हुआ है हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने, और दिया क्या है यहाँ पे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जबकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विलियम जोन्स बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे और एक जर्नल एशियाटिक रिसर्चर की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? विलियम
विलियम जोन्स, बहुत ही बार सवाल पूछता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। रॉयल सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स को यूरोप में महान संस्कृति विद्वान के रूप में वर्णित किया जाता है। अब यही आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे और उनको यूरोप का पहला महान संस्कृत विद्वान यहाँ पे कहा गया है। तो इसीलिए एक भी गलत है, दो भी यहाँ पे गलत है। बात करें हम लोग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, तो 1784 में इसकी स्थापना किया गया था। उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाए और हिंदू और मुस्लिम कानून के एक विशाल संग्रह की तैयारी के लिए खुद को सुसज्जित करने हेतु तो उन्हें स्वयं यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो उसका ट्रांसलेट करके संस्कृत, ठीक है, मतलब संस्कृत वाला जो भी ग्रंथ था उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों का दोनों यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। अबुल फजल की इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं है? इतिहास के प्रति तर्क आधारित अभिगम का प्रयोग क्या विशेषता नहीं है? ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अबुल फजल अपनी कृति अकबरनामा 5 बार जिसको संशोधित किया गया था, अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का इतिहास प्रस्तुत करने में, ठीक है, सक्षम था, जिसे भारत फारसी इतिहास लेखन कला में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। देखिए, इसमें अबुल फजल का यह मानना नहीं था कि भारतीय इतिहास को केवल भारत में मुस्लिम शासकों की उपलब्धियों से ही सरोकार रखा जाए और न ही उसने इस्लाम के अतीत से कोई संबंध स्थापित करने का प्रयास किया हुआ था। इतिहास लेखन में गैर मुस्लिमों की उपलब्धियों का स्थान देना बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में गैर मुसलमानों की उपलब्धियों पर भी विचार किया हुआ था। तत्कालीन उपलब्ध समस्त स्रोतों के आधार पर लेखन, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि वास्तव में इतिहास की अबुल फजल की धर्मनिरपेक्ष व्याख्या ने बाद की शताब्दियों के दौरान आधार प्रदान किया। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसके बाद यह देख पा रहे हैं सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन ऐसा नहीं था। सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन अबुल फजल की इतिहास लेखन की विशेषता पूरी तरीके से नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पूर्व कांग्रेस संगठन ने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन में प्रसिद्ध याचिका दायर की हुई थी? इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूर्व सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखा जाए वर्ष 1875 में पूना सार्वजनिक सभा ने संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए टोटल 21,713 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित यहाँ पे किया गया था एक याचिका हाउस ऑफ कॉमन्स को, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। सभा ने लाइसेंस कर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जैसे कि यहाँ पे लाइसेंस टैक्स हो जाएगा, इल्बर्ट बिल हो जाएगा और स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कई विषयों पर हंगामा भी किया गया था। इसमें देखा जाए पूना सार्वजनिक सभा में इसकी स्थापना 1870 में एम.जे. रनाडे, जी.वी. जोशी, इसके अलावा एस.एच. चिपलंकर, यहाँ पे मैं रनाडे लिखता हूँ, दूसरा है यहाँ पे जोशी और तीसरा है यहाँ पे एस.एच. चिपलंकर और उनके सहयोगियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया। देखिए अपने आप में कितना और स्टेटमेंट है। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। पूछ रहा कौन सत्य नहीं है, तो संयोग बस यही करेक्ट उत्तर होगा। लीग का गठन देखा जाए 1906 में हुआ था, बिल्कुल सही है। वर्ष 1906 में ही ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था।
इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का यहाँ पे मांग किया गया था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया हुआ था? कन्हई लाल दत्त, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कन्हई लाल दत्त। कन्हई लाल दत्त को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में एक आरोपी के रूप में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे जिनका संबंध देखा जाए तो युगांतर समूह से हुआ करता था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर में हुआ था।